ओके, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, तो मोशन इन वन डायमेंशन में हमको क्या पढ़ना है कि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, वो पर्टिकुलर एक डायमेंशन में ही मूव करेगा, या तो एक्स एक्सिस में, या तो वाई एक्सिस में, या तो जेड एक्सिस में। एक और चैप्टर है इसके बाद मोशन इन टू डायमेंशन। उसमें क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट एक्स और वाई, या वाई और जेड, या एक्स और जेड, ये दो दो डायमेंशन दोनों का यूज़ करता है। एग्जाम्पल से इसको समझ लो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में यूँ मूव करता है, तो इसको हम कहेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। अगर वो मूव करता है कुछ इस तरह से, तो ये एक बार वाई एक्सिस में भी जा रहा है और एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। तो इनमें यही फ़र्क होता है, ठीक है। तो मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दो चीज़ें होती हैं, इनको पहले समझ लेते हैं। तो स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और काइनेमैटिक्स, तीन चीज़ें होती हैं। स्टैटिक्स क्या होता है? कोई बॉडी अगर एक जगह स्टेशनरी खड़ी है, ठीक है। अब अगर बॉडी स्टेशनरी खड़ी है तो उसकी जो हम लोग स्टडी करेंगे उसको हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब काइनेमैटिक्स, कोई बॉडी है वो एक मोशन के साथ आगे बढ़ रही है, वो मोशन में है, ठीक है। बॉडी अगर मोशन में है तो उसको हम लोग उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे उसको हम लोग काइनेमैटिक्स में उसकी स्टडी करते हैं। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है, काइन का मतलब मोशन और मैटिक्स का मतलब मैथ, ठीक है। मैथमेटिक्स में मैटिक्स आता है, वैसा ही मैथ्स, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स का मतलब होता है मोशन का मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। फिर होता है डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स क्या होता है? बॉडी मोशन में तो है, लेकिन वो मोशन में क्यों है? फोर्स के कारण। मतलब हम किसी बॉडी फोर्स लगा जिसके कारण उसमें मोशन आ गया, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स जहाँ ऐड हो जाता है तो हम उसको डायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, ठीक है। अब आते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। इसी को हम लोग लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर लाइन में मोशन होती है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े होगा, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है वो समझ लेते हैं। इसमें हमको डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, स्पीड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपस में एक टाइप की चीज़ें हैं, स्पीड और वेलोसिटी भी आपस में एक टाइप की चीज़ें हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और जर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ें हैं, तो ये दो चीज़ें होती क्या हैं? तो नॉर्मल शब्दों में अगर समझें तो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए से बी अगर जाना है तो कोई यूँ जाता है, ठीक है, कोई यूँ जाता है और कोई यूँ जाता है, ठीक है। तो ए और बी का शॉर्टेस्ट पाथ अगर बोला जाए तो कौन सा होगा? इसको फिर से करते हैं। ए से बी जाना है तो एक है 1, ये है 2 और ये है 3। पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। तो ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कौन सा होगा? वो 2 होगा, ठीक है। तो अगर कोई ए से बी 1 से होते हुए जाता है तो उसका डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा वो ये होगा। अगर वो 3 से होकर जाता है तो उसका डिस्टेंस ये होगा। अगर वो 2 से होकर जाता है उसका डिस्टेंस इतना ट्रैवल होगा, ठीक है। तो तीनों ही केस में डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल हुए, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो वो हमेशा फिक्स होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में थोड़ा समझ लिएगा। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तब वो स्केलर क्वांटिटी, सॉरी, तब वो वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो शिट, अगर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हैं तब वो वेक्टर। सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड है तब वो स्केलर, ठीक है। तो शिट यार, तो ठीक है।
ओके, तो पाथ ए से पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए दो पाथ है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। तो इसमें डिस्टेंस जो होगा तीनों का अलग अलग होगा। ओके, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3 आर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है, तो पाथ 2 इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3 काम नहीं करेंगे, सिर्फ पार्ट 2 जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें रिलेशन क्या होता है, तो हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा होगा। ठीक है, डिस्टेंस उससे बड़ा ही होगा, तो हमेशा से डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। इसको ऐसा समझो कि पॉइंट ए से बी तक अगर जाना है, ठीक है, पॉइंट ए से बी तक जाना है, तो वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, और ऐसे भी जा सकता है। तो अगर वो ऐसे गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर रहेंगे। अगर वो ऐसे गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना ही हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कम होगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी चीज़ को इसमें लिखा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब इस एक डायग्राम दिया है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, मतलब ये इसका डायमीटर होगा। ठीक है, ये इसका डायमीटर है, तो डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये यहाँ से यूँ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, ये हाफ सर्कमफ्रेंस हुआ ना, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो इसका हाफ सर्कमफ्रेंस हो जाएगा πr। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया आपका πr और डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा πr डिवाइड बाई 2r, दैट विल बी इक्वल टू r कैंसिल π/2। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आएगा π/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बोलता है कंसीडर अ क्यूब वेयर डिस्टेंस ऑफ क्यू इज शोन इन फिगर, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब चलो इस क्यूब की बात कर रहा है, तो ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं वो आपको निकालना। तो एक तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है कि डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू √3/a, सॉरी √3a। ठीक है, या a√3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो इसको ये वेक्टर के रूल से निकाला है, तो आप इसको वेक्टर के रूल से निकालो या डायगोनल के हिसाब से निकालो, आपकी मर्जी। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्यूब इज ए बी। ठीक है, बॉडी का जो डायगोनल है, तो इसको हम लोग ए आई, ए जे और ए के इस हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे √(a² + a²+a², दैट विल बी इक्वल टू √3a², एक a² बाहर आ जाएगा, a√3, तो यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अगला है, और पार्टिकल कवर्स 1/4 ऑफ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल, उसको 1/4 पार्ट एक पार्टिकल ट्रेवल कर लिया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मतलब ये सर्कल है, ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक यू ट्रेवल किया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको फिर से समझ लो, सर्कल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने यू ट्रेवल किया। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, ये तो डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ये आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो इसको अगर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, ये आर, यहाँ से आर, ठीक है, इस सेंटर से दोनों साइड आर, तो पाइथागोरस इक्वेशन यूज़ करोगे, और ये आर, तो ये आ जाएगा आपका √2r। ठीक है, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस √2r आएगा, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अगला है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इफ पार्टिकल मेक्स 120 डिग्री एंगल विथ इट्स इनिशियल पोजीशन। तो इस डायग्राम में समझिए, यहाँ से यहाँ तक का पार्टिकल जो है कुछ यू ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, तो इसने सेंटर से 120 डिग्री बना लिया। ठीक है, तो अब इस डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस को। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर के रूप से फार्मूला, वेक्टर, ये जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो बाकी चीज़ें पढ़ा दूंगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप समझ लो, उसका फॉर्मूला होता है d विल बी इक्वल टू
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा। इनके बीच में एंगल कितना है 120, थीटा की जगह 120 रख दो, ठीक है। और ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस एक रेडियस, और ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस दूसरा, दोनों रेडियस जो है आर ही होंगे। तो ये आपका बन जाएगा सॉल्यूशन जब देखोगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो 120, या तो थीटा की वैल्यू रख दो या इसी को R स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो आपका आ जाएगा 2R स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको जब सॉल्व किए तो डिस्टेंस तो आपका आ जाएगा 2R साइन थीटा बाई 2। अब थीटा यहाँ पे 120, इसको इसने पूरा सॉल्व नहीं किया है, थीटा यहाँ पे 120 है, तो ये आ जाएगा 2R साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये आपका आ जाएगा √3R, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अ व्हील ऑफ रेडियस R is rotating on road, what will be the displacement of point P if in half rotation of wheel। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, ये व्हील जो है ये अगर आधा घूमता है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये नीचे आएगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है अगर ये आधा घूमेगा तो ये ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है, सॉरी, तो ये बोल रहा है कि अगर ये आधा घूमता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अभी डिस्प्लेसमेंट की फाइंड करने बोल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पॉइंट जो नीचे वाला है ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो तो आधा, जो हाफ व्हील है उसका डिस्टेंस होगा, दैट इज हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का इसका जो डायमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू 2R, ठीक है। तो ये पाई आर, ये 2R, तो यहाँ ये डिस्टेंस निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर और 2R स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे, ठीक है, पाइथागोरस इक्वेशन से। तो यहाँ से आपका आ जाएगा पी पी डैश विल बी इक्वल टू R इंटू √4 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कितना होगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू 2R अपॉन पाई, सो यहाँ से आपका 2/पाई इसका एंगल आ जाएगा। अब अगला है स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ सीख लिया, अब अगला हम लोग सीखते हैं स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो कुछ नहीं, अगर आपका, मैं डिस्टेंस को कैपिटल डी से लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से लिखूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलता है दैट विल बी इक्वल टू स्पीड, और अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलता है तो वो आपका वेलोसिटी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इनमें वेक्टर क्वांटिटी क्या हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और ये स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ये पूछता है, और कई बार वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस जो है ये भी एग्जाम में आता है। सो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर इसमें हम लोग और जाते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, अब इन दोनों को एक बार समझ लो, उसके बाद इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें एवरेज स्पीड क्या होता है, मान लो तुम अंबिकापुर से रायपुर जा रहे हो, ठीक है। अब तुम थोड़ी दूर गए 30 की स्पीड में, फिर गए 40 की स्पीड में, फिर गए 50 की स्पीड में, ठीक है। तो आपका जो स्पीड है हमेशा चेंज हो रहा है, लेकिन आप यहाँ से रायपुर गए जो कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, और वहाँ तक जाने में मान लो 400 किलोमीटर दूर है, और वहाँ तक जाने में आपको टाइम लगा मान लो 4 घंटे, ठीक है, या मान लो ज़्यादा लगता है, चलो अभी 4 ही घंटे मान लो, ठीक है। तो आपकी जो स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम से 100 मीटर पर सेकेंड या 100 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से आएगी, ठीक है। और अगर मान लो आप जा रहे हो, ठीक है, अब कभी आप चला रहे हो 80 की स्पीड से, कभी 90, कभी 100, कभी 150, कभी 160, अगर स्पीड से चलाए तो ओवरऑल जब उसका एवरेज निकाले तो आपका 100 आया, ठीक है। अब आप चला रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम में, मान लो आप उस वक्त आपकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और उस पर्टिकुलर टाइम में आपने देखा कि आपकी स्पीड कितनी है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो बीच में स्पीडोमीटर देखते हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम में आपके स्पीडोमीटर में जो भी वैल्यू दिखाएगा, जो भी स्पीड दिखाएगा, वही उसकी इंस्टेंटेनियस, मतलब उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड है, ठीक है, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कभी भी निकालना होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब एवरेज स्पीड जब भी निकालते हैं तो बड़े टाइम के लिए निकालते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से रायपुर जा रहे हैं,
छोटे टाइम के लिए हमेशा एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि मान लो कि तुम बस एक स्ट्रेट 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हो, ठीक है, वो तो एक स्ट्रेट लाइन में ही दौड़ोगे सीधे सीधे, ठीक है, तो उसमें हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। बड़े समय के लिए हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, या फिर स्पीड निकालना है तो छोटे टाइम के लिए निकालेंगे। अब वेलोसिटी की बात करें तो वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक बात बताओ, स्पीड और डिस्टेंस वेलोसिटी इनमें बड़ा कौन सा होगा? जाहिर सी बात है स्पीड बड़ा होगा, वेलोसिटी छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन दिया है, अ बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट इन 2 सेकेंड देन 2 मीटर वेस्ट इन 3 सेकेंड। मतलब एक लड़का है, वो 3 मीटर गया 2 सेकेंड में, ठीक है, और उसके बाद 2 मीटर वापस आ गया वेस्ट में 3 सेकेंड में, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो 2 सेकेंड में ये 3 मीटर गया और 2 मीटर वापस आया 3 सेकेंड में। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अब अगर एवरेज स्पीड की बात करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना, 3 + 2 5 मीटर डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना होगा 5, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो तो 1 है, ठीक है, और टोटल टाइम कितना होगा 5, सो इट विल बी इक्वल टू 1/5, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड और 1/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब इसके आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।